नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 के चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भी 2024 के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। मणिपुर की धरती से होते हुए कई राज्यों को पार करके ये यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है ताकि जनता को उनका हक और न्याय मिल सके। इस यात्रा के आगाज के साथ ही 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज हो चुका है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी को वोट परसेंट भी बढ़ाना होगा, नई सीटों पर मेहनत करनी होगी। जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी, उन सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। बीजेपी अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के स्लोगन के साथ साल 2024 के चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए बीजेपी ने साउथ भारत में जीत का रोडमैप तैयार किया है। बीजेपी साउथ के दुर्ग को जीतकर इस बार संसद में इतिहास रचने का दावा कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने बर्थडे पर इंडिया गठबंधन को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया है। मायावती के इस ऐलान के बाद से विपक्षी गठबंधन के लोकसभा सीटों पर 1-to-1 फाइट के मंसूबे भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया का गेम बिगाड़ देंगी मायावती? बीएसपी के फैसले से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। सभी दलों ने फाइनल मुकाबले जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से हार के बाद कांग्रेस ने न्याय यात्रा के जरिए चुनावी आगाज कर दिया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल चुके राहुल गांधी अब इंसाफ के सफर पर दोबारा से निकल चुके हैं। कपकपाती ठंड में बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट पहने राहुल गांधी का वही पुराना अंदाज दिखा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा के दौरान देखा था। राहुल गांधी की राह पर राहुल गांधी की दूसरी पारी है। पहले दक्षिण से उत्तर, अब पूर्व से पश्चिम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। यह तस्वीरें मणिपुर की है, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पारी का आगाज हुआ है। शुरुआत में ही राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया था कि यह लड़ाई हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए है जिन्हें ना तो इंसाफ मिल रहा है और ना ही रोजगार। राहुल गांधी ने मन से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं।
मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्य के साथ पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार यात्रा के लिए पूर्व से पश्चिम के राज्यों को ही चुना। कांग्रेस ने जिन 15 राज्यों को न्याय यात्रा के लिए चुना है, उन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदा हालात कैसे हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। जरा समझिए, जिस रूट पर राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं उसमें 15 राज्य हैं। लोकसभा की 357 सीटों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। इन 357 सीटों में से कांग्रेस साल 2019 में लोकसभा चुनाव में महज 14 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले राज्यों में तो 5 ऐसे हैं जहां 2019 में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और ये जो राज्य हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। इसके सियासी लिहाज से अगर देखें तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर ये यात्रा रूट के 7 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार महज सिर्फ 1 सीट पर जीती थी। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी जो 6 राज्य हैं, जिसमें मेघालय हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाली रूट पर 15 राज्यों में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वो असम में रहा है। 2019 में उसके खाते में वहां पर 3 सीट आई थी। बंगाल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी की यात्रा जिन 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, उन राज्यों की कुल 357 सीटों में से 239 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी 67% सीटों पर कमल खिला था। उत्तर प्रदेश में अपना दल, बिहार में एलजेपी जैसी सहयोगी पार्टियों को सीटें शामिल इसमें नहीं हैं। यानी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मात खाने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आम लोगों से जुड़ने वाली छवि, उसको भुनाकर लोकसभा चुनाव के नतीजों को बदलने की कोशिश कांग्रेस की है। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के स्लोगन के साथ 2024 के चुनाव में उतरने का आगाज किया है, फैसला किया है। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर साउथ भारत तक
इन तमाम राज्यों में जीत के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस का पूरा फोकस पूरब से पश्चिम की तरफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बार साउथ के राज्यों पर है। बीजेपी के लिए साउथ का किला भेदना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। कर्नाटक की सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद, तेलंगाना में मिली मात के बाद दक्षिण की राजनीति की लड़ाई इतनी आसान नहीं लग रही है। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ साउथ के दौरों की शुरुआत कर दी और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का साउथ भारत के राज्यों का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिण के राज्यों की कम से कम 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान। साउथ के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी 2019 के चुनाव में महज 29 सीटें ही जीत पाई थी। इन 29 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें अकेले बीजेपी ने कर्नाटक से जीती थी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना से जीती थी। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है, जिसमें साउथ की 131 में से करीब 50 सीटें अपने नाम करने का प्लान बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के साउथ के मिशन 50 फॉर्मूले को धरातल पर उतारने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है, जिसके लिए साउथ के 5 राज्यों में पीएम मोदी आने वाले दिनों में जमकर खूब प्रचार करते आपको नजर आएंगे। विकास की कई योजनाओं का भी प्रधानमंत्री आगाज करने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती क्या है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी पहले सीटें जीती थी उन्हें तो बरकरार रखना चाहती है। इसके अलावा नई जगह पर अपनी नई जमीन तलाशने और उसकी जड़ों को गहरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश और मेहनत कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी को पिछले चुनाव में एक भी सीट जीते नहीं मिली थी। तमिलनाडु की 39 सीटों में से भी बीजेपी ने खाता में कुछ सीटें नहीं आई थी और केरल की 20 सीटों में से बीजेपी की झोली में एक सीट भी नहीं आ पाई थी। इन तीनों राज्यों को मिलाकर 84 सीटें हो जाती हैं। बीजेपी को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है, जीतना है, तो इन राज्यों में सिर्फ अपना खाता नहीं खोलना होगा, बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा बीजेपी को उन राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन दोहराना होगा जिन राज्यों में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सभी राज्यों का प्लान बनाया है। सभी राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग अभियान के जरिए वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश में दिन रात मेहनत कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन लोकसभा के जरिए इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का नारा लगाया है, दावा कर रही है। इसलिए महाजन संपर्क अभियान के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके अलावा शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान का भी आगाज किया गया है। इस अभियान के जरिए लखनऊ में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया था। जनसभा में बीजेपी ने मोदी सरकार में मुस्लिम समाज के लिए किए गए कामों के बारे में जानकारी दी है और इस दौरान मन से न सिर्फ दूरी है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इन तमाम तरह के स्लोगन के नारे जमकर लगाए जा रहे हैं।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बॉल राइटिंग अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान जेपी नड्डा के अलावा चुनाव चिन्ह कमल को दीवार पर पेंट करते नजर आए। तस्वीर आपके सामने है और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लिखा गया। अभियान अब देश के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया जाएगा और इस अभियान को मंडल और यूथ स्तर तक चलाया जाएगा। वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन के खास मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से मायावती को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा बन सकती है, लेकिन मायावती ने सारे कयासों को गलत ठहरा दिया है। लोकसभा में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान मायावती ने कर दिया है। मायावती ने के इस ऐलान के साथ एक तरह से फ्यूचर पॉलिटिक्स की कई लाइन क्लियर कर दी है। वो लाइन क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। एक लाइन ये है कि वो सियासत से संन्यास लेने नहीं जा रही है, जिसके कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे। दूसरा यह है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में एकला चलो के फॉर्मूलों पर आगे बढ़ेगी और तीसरा यह है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना केंद्र की सियासत में प्रभावी रोल मायावती का एक बड़ा टास्क है, फ्यूचर टास्क है। क्योंकि राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं मायावती, इसलिए उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान तैयार किया है। मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि मायावती के इस ऐलान से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आस थी कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। मायावती ने न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो ने इसके अलावा दावा किया कि गठबंधन करने से बीएसपी को फायदा नहीं होता है और वो पास्ट में कर भी चुकी हैं। बाकी पार्टियों को वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता। यानी मायावती का यह ऐलान विपक्ष को परेशान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन इंडिया को गेम मायावती बिगाड़ सकती है? मायावती बीएसपी के फैसले से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको मायावती को सुनवाना चाहता हूं। वो सुनिए कि विपक्ष एक गठबंधन को लेकर वो क्या कह रही है और किस नजरिए से देख रही है। हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती के ऐलान के बाद यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है। बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश में फाइनल मुकाबला होगा। मायावती के फैसले से बीजेपी नेताओं ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 80 सीटें जो लोकसभा पर हैं, विपक्ष के 1-to-1 फाइट में
मायावती ने उनके मंसूबे खत्म कर दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्षी दलों को कोशिश है कि 2024 में बीजेपी के सामने विपक्ष की ओर से कोई एक उम्मीदवार हो। 1977 के लोकसभा चुनाव में तब के विपक्षी दलों के ने जनता पार्टी के इसी फॉर्मूले पर पार्टी बनाई थी। तब जनता पार्टी ने ताकतवर इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हराकर केंद्र की सत्ता हासिल की थी। इंडिया गठबंधन भी पीएम मोदी और उनकी पार्टी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुए हैं। विपक्षी दलों को जीत के लिए सभी लोकसभा सीटों पर सहयोगियों की जरूरत है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने विपक्षी गठबंधन की इस कोशिश को झटका दिया है। मायावती ने अभिषेक आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तभी से उनके फ्यूचर को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। अब मायावती ने एक तरीके से साफ कर दिया कि वो सियासत से फिलहाल संन्यास नहीं ले रही हैं। उनकी मंशा आपके सामने बीएसपी के शीर्ष पद के लिए अभिषेक आनंद को तैयार करना, उन्हें खड़ा करना, स्थापित करना है। मायावती के इस ऐलान से विपक्ष को एक बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मायावती ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश से जीत के लिए उनका अलग ताल ठोकना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में अखिलेश यादव से हाथ मिलाया था, लेकिन क्या नतीजा रहा वो सब जानते हैं। तो इंडिया वर्सेस एनडीए लगातार चल रहा है और नया ट्विस्ट इसमें मायावती ने डाल दिया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।